क्या आपको पता है कि प्रधानमंत्री आवास में इसी महीने 4 बैठक हो चुकी है? क्या मंत्रिमंडल में मोदी के साथियों के बदलने का वक्त आ गया है? क्या ताबड़तोड़ मीटिंग होने का 6 चुनावी राज्यों से कोई रिश्ता है? खबर बहुत तगड़ी है कि कैबिनेट पुनर्गठन में जल्द ही 6 से 7 नए चेहरों को एंट्री मिल सकती है। साथ ही कई मंत्रियों के पोर्टफोलियो भी बदले जा सकते हैं। इस पूरी कवायद को अमलीजामा पहनाने के लिए राजधानी दिल्ली में पीएम आवास हॉट सेंटर बना हुआ है, जहां लगातार मोदी अपने करीबियों के साथ महामंथन कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि ऐसी नौबत क्यों आ रही है? क्यों मोदी नए चेहरों को मौका देना चाहते हैं? अगर ये बात समझनी है तो इस मैप पर नजर डालिए। आने वाले 1 साल में 7 राज्यों में चुनाव है। इनमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, हिमाचल, गोवा, पंजाब और मणिपुर। और सबसे बड़ी बात कि इनमें से 6 राज्यों में बीजेपी की सरकार है। अपने इन किलों को बचाने की जिम्मेदारी बीजेपी आलाकमान के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यूपी को छोड़ दिया जाए तो कांग्रेस हर जगह बीजेपी को टक्कर देने की स्थिति में है। और अगर उसने चुनाव दम लगाकर लड़ा तो ऐसा भी हो सकता है कि हर जगह स्थिति बदल जाए। ऐसे में साफ है कि अगर केंद्रीय मंत्रिमंडल में नए चेहरों को शामिल किया जाता है तो यकीनन चुनावी राज्यों और वहां के अनुभवी लीडर्स को वरीयता दी जाएगी। हालांकि इस कड़ी में सुशील मोदी, देवेंद्र फडणवीस और असम के पूर्व सीएम सर्बानंद सोनोवाल का नाम भी शामिल है। वहीं अमेठी में राहुल गांधी को धूल चटाने वाली स्मृति ईरानी को बड़ा पद मिल सकता है। अनिल बलूनी समेत मीनाक्षी लेखी को भी सरकार में लाने की जबरदस्त चर्चाएं चल रही हैं। वहीं यूपी से अपना दल की अनुप्रिया पटेल को मंत्री बनाने की खबरें पहले से पॉलिटिकल गलियारों में उड़ी हैं। साथ ही एमपी से ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी बड़ा पद मिल सकता है। दरअसल केंद्र में ऐसे कई मंत्री हैं जो 3 से 4 विभाग तक देख रहे हैं। ऐसे में कई नए चेहरों की एंट्री निश्चित मानी जा रही है। चुनावी एंगल के अलावा कोरोना के चलते भी सरकार सहमी हुई है। उसे लगता है कि जल्द कैबिनेट की डेंटिंग पेंटिंग नहीं की गई तो उसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। आप सभी को 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जब पूरा विश्व कोरोना महामारी का मुकाबला कर रहा है तो योग उम्मीद की एक किरण भी बना हुआ है। 2 वर्ष से दुनिया भर के देशों में और भारत में भले ही बड़ा सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित नहीं हुआ हो, लेकिन योग दिवस के प्रति उत्साह जरा भी कम नहीं हुआ है। कोरोना के बावजूद इस बार की योग दिवस की थीम योगा फॉर वेलनेस ने करोड़ों लोगों में योग के प्रति उत्साह को और भी बढ़ाया है। मैं आज योग दिवस पर यह कामना करता हूं कि हर देश, हर समाज और हर व्यक्ति स्वस्थ हो। सब एक साथ मिलकर एक दूसरे की ताकत बने। साथियों, हमारे ऋषियों मुनियों ने योग के लिए समत्वम योग उच्यते ये परिभाषा दी थी। उन्होंने सुख दुख में समान रहने, संयम को एक तरह से योग का पैरामीटर बनाया था। आज इस वैश्विक त्रासदी में योग ने इसे साबित करके दिखाया है। कोरोना के इन 1.5 वर्षों में भारत समेत कितने ही देशों ने बड़े संकट का सामना किया है।
साथियों, दुनिया के अधिकांश देशों के लिए योग दिवस को उनका सदियों पुराना सांस्कृतिक पर्व नहीं है। इस मुश्किल समय में, इतनी परेशानी में लोग इसे आसानी से भूल सकते थे, इसकी उपेक्षा कर सकते थे, लेकिन इसके विपरीत लोगों में योग का उत्साह और बढ़ा है, योग से प्रेम बढ़ा है। पिछले 1.5 सालों में दुनिया के कोने कोने में लाखों नए योग साधक बने हैं। योग का जो पहला पर्याय संयम और अनुशासन को कहा गया है, सब उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास भी कर रहे हैं। साथियों, जब कोरोना के अदृश्य वायरस से और इस अदृश्य वायरस ने दुनिया में जब दस्तक दी थी, तब कोई भी देश साधनों से, सामर्थ्य से और मानसिक अवस्था से इसके लिए तैयार नहीं था। हम सभी ने देखा है कि ऐसे कठिन समय में योग आत्मबल का एक बड़ा माध्यम बना। योग ने लोगों में ये भरोसा बढ़ाया कि हम इस बीमारी से लड़ सकते हैं। मैं जब फ्रंटलाइन वॉरियर्स से, डॉक्टर से बात करता हूं, तो मुझे बताते हैं कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में उन्होंने योग को भी अपना सुरक्षा कवच बनाया। डॉक्टरों ने योग से खुद को भी मजबूत किया और अपने मरीजों को जल्दी स्वस्थ करने में इसका उपयोग भी किया। और आज अस्पतालों से ऐसी कितनी तस्वीरें आती हैं जहां डॉक्टर्स, नर्सेस मरीजों को योग सिखा रहे हैं, तो कहीं मरीज अपना अनुभव साझा कर रहे हैं। प्राणायाम, अनुलोम विलोम जैसी ब्रीथिंग एक्सरसाइज हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को कितनी ताकत मिलती है, ये भी दुनिया के विशेषज्ञ खुद बता रहे हैं। साथियों, महान तमिल संत श्री तिरुवल्लुवर जी ने कहा, नोई नाडी नोई मुद्दल नाडी हदु तनिक्कुम वायनाडी वाय पच्चयल। अर्थात अगर कोई बीमारी है तो उसे डायग्नाइज करो, उसकी जड़ तक जाओ, बीमारी की वजह क्या है ये पता करो, फिर उसका इलाज सुनिश्चित करो। योग यही रास्ता दिखाता है। आज मेडिकल साइंस भी उपचार के साथ साथ हीलिंग पर भी उतना ही बल देता है और योग हीलिंग प्रोसेस में उपकारक है। मुझे संतोष है कि आज योग के इस पहलू पर दुनिया भर में के विशेषज्ञ अनेक प्रकार के साइंटिफिक रिसर्च भी कर रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं। साथियों, कोरोना काल में योग से हमारे शरीर को होने वाले फायदों पर, हमारी इम्यूनिटी पर पड़ने वाले सकारात्मक प्रभावों पर कई स्टडीज हो रही है।